Hello students, welcome you all. चैप्टर क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी की थर्ड वीडियो में आज हम कवर करेंगे दो टॉपिक्स। एक होगा हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और दूसरा होगा एटॉमिक रेडियस। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल में डिस्कस होने वाली कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जिनमें पहली दो प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और एटॉमिक रेडियस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं कि हमारे पास पीरियड्स और ग्रुप्स के फॉर्म में टेबल हम देखते हैं। अगर हमें किसी भी ग्रुप का फर्स्ट मेंबर पता है कि सबसे ऊपर जीरो ग्रुप से शुरू करते हैं अपनी बात को। जीरो ग्रुप का फर्स्ट मेंबर हमारे लिए हीलियम होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इतना तो हमें याद रहता है। हीलियम के नीचे हमने तो याद कर लिया कि हीलियम के नीचे नियॉन होता है, बट नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नियॉन का एक बार को याद भी हो गया 10। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन। अब आर्गन का क्या होता है, फिर क्रिप्टॉन का क्या होता है। तो हम सबके एटॉमिक नंबर लर्न करने की जगह एक ट्रिक से चलेंगे, और वो ट्रिक पर्सनली मैं नहीं दे रही, वो ट्रिक केमिस्ट्री ने खुद दे रखी है। क्या है वो ट्रिक? उसके लिए हम यूज करेंगे मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स मतलब उन नंबर्स को ऐड करो और देखो मैजिकली कैसे तुम्हें नेक्स्ट एटॉमिक नंबर मिल जाता है। तो क्या है मैजिक नंबर्स? 2, 8, 8, 18, 18, 32। 8 8 इलेक्ट्रॉन या 2 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते चले जाओ और तुम्हें क्या मिल जाएगा? एटॉमिक नंबर। फर्स्ट हीलियम था, हीलियम के बाद नियॉन। कितना डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें? 8 का। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और नियॉन का 10, तो कितने का डिफरेंस है? 8। अब नियॉन के बाद नेक्स्ट आर्गन चाहिए, तो 8 के बाद फिर से कितना ऐड करना है हमें? 8 ऐड करना है। तो अब नियॉन के एटॉमिक नंबर में जब हम 8 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 18, दैट इज आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 आ गया। आर्गन के बाद हमें चाहिए क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर। तो अब हम कितना ऐड करेंगे? 18 ऐड करेंगे। तो 18 प्लस 18 36। तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 36। इस तरह से किसी भी ग्रुप में, कोई भी ग्रुप उठा लो जिसमें भी तुम चेक करना चाहो, उसमें क्या करना है तुम्हें? इसी मैजिक नंबर के सीक्वेंस में नंबर ऐड करने हैं और नीचे वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर तुम्हें मिलता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। जितना याद है, से 20 एटॉमिक नंबर तक हमें याद है या 30 एटॉमिक नंबर तक याद है, उसके बाद हमारी जो जरूरत है वो कौन पूरी करेगा? मैजिक नंबर्स। तो मैजिक नंबर्स क्या हुए हमारे लिए? 2, 8, 8, 18, 18, 32। सीक्वेंशली हम इतना ऐड करते जाएंगे और वन बाय वन हमें क्या मिलेंगे? नीचे वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर। So this was about how to predict atomic number of successive members in a group. Successive members के atomic number ग्रुप में कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या होगा, उसका ब्लॉक नंबर क्या होगा और उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसके लिए क्या दिया हुआ है हमें? अगर हमें किसी का पीरियड नंबर आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करेंगे? हम पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन कैसे? 1s2, 2s2, 2p6 एंड सो ऑन। फिर हम देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में गया। से 4s2 में गया, मान लेते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s2 में गया, तो उसका पीरियड कौन सा हो जाएगा? 4। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है या जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हमारी जो वैलेंस शेल है, उसका नंबर दैट मीन्स n, वो हमारे लिए पीरियड नंबर हो जाएगा। ब्लॉक नंबर क्या होगा? ब्लॉक हमारा अल्फाबेट। 4s2 में गया तो 4 हमारा पीरियड नंबर, s हमारा ब्लॉक नंबर। तो ब्लॉक क्या क्या हो सकते हैं? spdf, ये हमारे ब्लॉक्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे पीरियड्स होते हैं। और ग्रुप क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल एंड इन पेनल्टीमेट शेल। तो ग्रुप कैसे निकालेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं और पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दोनों का सम कर देंगे तो हमें ग्रुप नंबर मिल जाएगा। एक बार फिर से, पीरियड नंबर किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन अज्यूम कर लो। अज्यूम कर लेते हैं सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होगा? 11। कॉन्फ़िगर करेंगे, क्या निकल के आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। 3s1 आया तो पीरियड कौन सा हो गया? 3। ब्लॉक कौन सा हो गया?
एस ब्लॉक एलिमेंट। और जब ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल एंड इन पेनल्टीमेट शेल। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और पेनल्टीमेट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ग्रुप हमारा कौन सा आ जाएगा? 7। तो इस तरह से क्या निकालेंगे हम? पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप्स ऑफ एन एलिमेंट। व्हाट इज पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है ट्रेंड, ट्रेंड ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जितनी भी प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल में शो होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, कुछ भी, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनका जो ट्रेंड है इसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी आती किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है तो सेम काइंड ऑफ पीरियोडिसिटी आएगी। तो पीरियोडिसिटी आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। वो एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होता है उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है या घटता है वैसे वैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में चेंज आता रहता है। तो दो चीजें क्या हो गई? व्हाट इज पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी इज ट्रेंड ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टी का ट्रेंड क्या है, क्या आदत है, बढ़ रहा है या घट रहा है? एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? सो योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंसी के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कोई भी एलिमेंट जो है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, कितने और एलिमेंट्स के साथ वो कंबाइन कर सकता है। अब कैसे कंबाइन करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। अब ये कॉन्सेप्ट भी हम पहले सीख चुके हैं कि कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसकी वैलेंसी 1 हो गई। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया या एक्सेप्ट किया तो उसकी वैलेंसी 2 हो गई। यहाँ पर जो डायग्राम साथ में अटैच है, अगर तुम वहां ध्यान दोगे तो फोर्थ ए जहां लिखा है, जहां पे सिलिकॉन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिलिकॉन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? कार्बन के ग्रुप से बिलोंग करता है। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। एक तरफ हम स्टेटमेंट देते हैं कि कोई भी एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वैलेंसी 4 का सेंस कैसे बनता है? वैलेंसी 4 का मतलब हुआ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो कंडीशंस हैं, एक बार तुम्हारी टेबल पर रखी हुई पेंसिल या इरेजर तुम अपने फ्रेंड को दे रहे हो, दैट इज डोनेशन। और दूसरी बार क्या है कि तुमने वो इरेजर उठाकर बीच में रख दी कि मुझे जरूरत होगी तो मैं इरेज करूंगा और तुम्हें जरूरत होगी तो तुम इरेज करना, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इज मैक्सिमम वैलेंसी। और जब हम एक पीरियड में ट्रैवल करते हैं, पीरियड में ट्रैवल करने का मतलब लेफ्ट से राइट जाते हैं, बाइसिकल उठाओ और लेफ्ट साइड से पीरियोडिक टेबल में चलना शुरू करो और राइट एंड तक पहुंच जाओ। जब तुम ये जर्नी कवर करोगे तो तुम वैलेंसी का क्या ट्रेंड ऑब्जर्व करोगे? वैलेंसी 1, 2, 3, 4, 4 तक इंक्रीज करती है और फिर से डिक्रीज करना शुरू कर देती है। तो पीरियोडिक ट्रेंड वैलेंसी का क्या देखने को मिलेगा? इट इंक्रीजेस अप टू 4। कहाँ होता है मैक्सिमम? कार्बन ग्रुप में। और 4 के बाद इट अगेन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो ये पीरियोडिसिटी थी वैलेंसी की। वैलेंसी का नया कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वैलेंसी का नया कॉन्सेप्ट कहता है कि ग्रुप फर्स्ट ए से फोर्थ ए तक जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसकी वैलेंसी है। मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, दैट इज इट्स वैलेंसी। ग्रुप फोर्थ ए के बाद फिफ्थ ए से लेकर के जीरो ग्रुप तक वैलेंसी कैसे निकालेंगे? जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे 8 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 5 हैं तो 8 में से उसे माइनस करेंगे, आंसर आएगा 3, तो हमारी वैलेंसी हो जाएगी 3। अटैच्ड डायग्राम में ये बात रिप्रेजेंट की गई है। फर्स्ट हाफ में दिखाया गया है फर्स्ट ए से फोर्थ ए तक के एलिमेंट्स की वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। और सेकेंड हाफ में दिखाया गया है फिफ्थ ए से जीरो ग्रुप तक की वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है उन्हें जब हम 8 से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है
That is our valency. So this is the new concept to explain valency of elements. अब बात करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। स्क्रीन मतलब क्या हुआ? रोकना। यहाँ पर स्क्रीन का मतलब हुआ रुक जाना, किसी की वजह से रुकावट आ गई जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ा। क्या इफेक्ट पड़ा, क्या रुका, ये डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझने से पहले एक ऐसा एग्जाम्पल समझो कि अगर तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी क्लासरूम में फैन चल रहा हो या कूलर चल रहा हो, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तुम्हारे कमरे में अगर कूलर चल रहा हो और तुम्हारे और उस कूलर के बीच में एक बच्चा आकर के या एक इंसान आकर के खड़ा हो जाए, तो तुम्हें वो हवा उतनी इंटेंसिटी से नहीं एक्सपीरियंस कर पाओगे, तुम उतनी तेज हवा तुम्हें नहीं लगेगी। अब अगर वहां पर एक बच्चा और आके खड़ा हो जाए, तो तुम्हें जो हवा लग रही है वो और कम लगने लगेगी। तो जैसे जैसे बीच में, मतलब सोर्स, सोर्स क्या है? कूलर। सोर्स और तुम क्या हो? इलेक्ट्रॉन हो। तुम अट्रैक्शन फील कर रहे थे, तुम्हें अच्छा लग रहा था कूलर की हवा खाना। तो तुम उस सोर्स और तुम्हारे बीच में जैसे जैसे नंबर ऑफ इंटरवेनिंग ऑब्जेक्ट्स, बीच में आने वाले ऑब्जेक्ट्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे तुम्हारा अट्रैक्शन क्या होगा? कम होता चला जाएगा। एक समय बाद शायद तुम्हें लगने लगे कि हटो, यहाँ बैठने का क्या ही फायदा, हवा ही नहीं लग रही है ना? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज स्क्रीनिंग इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या होता है? कौन अट्रैक्शन फील करता है या कौन कम अट्रैक्शन फील करता है, किसकी वजह से स्क्रीनिंग होती है, ये हम नेक्स्ट डायग्राम में चलेंगे और डिस्कस करेंगे। एक बात यहां पर मेंशन करने वाली है, लास्ट पॉइंट, कि अगर किसी एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज Z है, Z हमारा एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज, तो फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट के बाद उसका न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। और कितना कम होता है? सिग्मा माइनस कर दो। सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। मान लो कार्बन रखा हुआ था, कार्बन को न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फील करना था, लेकिन बीच में बहुत सारी शेल्स आ गई, तो फिर क्या होगा? उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 12 ना हो, सॉरी 6 ना हो करके कुछ कम हो जाएगा। कितना कम होगा? कम होगा उसमें से स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ये बात भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कमिंग डायग्राम में हम देखेंगे व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड हाउ इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस्ड। इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। राइट मोस्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है टेस्ट इलेक्ट्रॉन और लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है Ze, एक न्यूक्लियस रखा हुआ है। इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन होना चाहिए था, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करने चाहिए, लेकिन हुआ क्या? यहाँ पे बीच में शेल्स आती चली गई। अब ये शेल कौन सी है? ये वही तुम्हारी 1s2, 2s2, 2p6 जो वैलेंस शेल थी, पेनल्टीमेट शेल थी या प्री पेनल्टीमेट शेल थी, वही सारी शेल्स क्या है? बीच में आ गई। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में शेल्स आ गई, इन्होंने एक कवरिंग बना दी, एक स्क्रीनिंग बना दी, जिसकी वजह से अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच कोई ना होता तो वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते। लेकिन अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत सारी शेल्स आ गई हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स वीक हो गया। इसी फिनोमेना को हम बोल रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। यही है, स्क्रीनिंग हो गई, स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया। क्या हुआ स्क्रीनिंग इफेक्ट में? जितना अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को फील करना चाहिए था न्यूक्लियस से, उतना अट्रैक्शन वो फील नहीं कर पा रहा। और क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उन दोनों के बीच में बहुत सारी शेल्स आ गई हैं। कौन सी शेल्स आ गई हैं? वैलेंस शेल आ गई, पेनल्टीमेट शेल आ गई, प्री पेनल्टीमेट शेल आ गई। जितना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स आ जाएंगी। तो ये है एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन स्क्रीनिंग इफेक्ट का। स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या आई है? उसके लिए हम यूज करेंगे स्लेटर्स रूल। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्लेटर्स रूल, तो हमें पता होना चाहिए। कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्लेटर्स रूल। तो स्लेटर्स रूल की एप्लीकेशन क्या है? इसका यूज है स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करने में या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता करने में। चार तरह से निकाल सकते हैं या चार डिफरेंट स्टेप्स हैं। क्या क्या? अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हीलियम में होता है, उस कंडीशन में सिग्मा, सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, सिग्मा की वैल्यू होगी 0.30। तो जब हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना होगा, तो हम एटॉमिक चार्ज, एटॉमिक नंबर से सिग्मा माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 2 - 0.30, और हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड केस में क्या है?
आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि वैलेंस ऑर्बिट में अगर ns और np में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहां पे पर इलेक्ट्रॉन हमारी वैल्यू होगी 0.35। नेक्स्ट सी पॉइंट में क्या लिखा है, पेनल्टीमेट शेल के लिए, पेनल्टीमेट मतलब वैलेंस शेल के अंदर वाली शेल, पेनल्टीमेट शेल sp_d के लिए इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू क्या होगी 0.85। और प्री पेनल्टीमेट शेल यानी वैलेंस शेल के अंदर पेनल्टीमेट शेल, उसके अंदर प्री पेनल्टीमेट शेल और उसके बाद जितनी भी अंदर की शेल्स हैं उन सब के लिए सिग्मा की वैल्यू पर इलेक्ट्रॉन होगी 1। तो सिग्मा की हमें 4 वैल्यूज याद करनी है। 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 1s उसके लिए 0.30, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35, पेनल्टीमेट शेल के लिए 0.85 और प्री पेनल्टीमेट शेल और उसके अंदर की सारी शेल्स के लिए सिग्मा की वैल्यू 1। सो दिस इज आवर स्लेटर्स रूल टू नो द वैल्यूज ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जिसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ट्रेंड क्या होगा, ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इसका क्या ट्रेंड होगा। तो ट्रेंड अगर हम देखें तो लेफ्ट से राइट हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ेगी। इसके अलावा ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक नंबर तो 1 से बढ़ता है लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट 0.85 से बढ़ेगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू हम क्या देखेंगे, लेफ्ट से राइट जाने पर हमेशा बढ़ेगी। एक डिफरेंस क्या निकल के आया, ट्रांजिशन सीरीज मतलब 3D ब्लॉक सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत स्लो अमाउंट या बहुत कम अमाउंट में बढ़ेगा, इसलिए वहां पर एटॉमिक साइज लगभग कांस्टेंट रहेगा। फर्स्ट पॉइंट पे अगर फिर से जाओ तो एक ध्यान देने वाली बात क्या है, z इफेक्टिव लेफ्ट से राइट बढ़ता है तो एटॉमिक साइज कम होता है। तो रिलेशन क्या निकल के आया, एटॉमिक साइज और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बीच इनवर्स रिलेशन। जैसे जैसे z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे एटॉमिक साइज कम होगा। लेकिन ट्रांजिशन सीरीज के केस में क्योंकि z इफेक्टिव में जो इंक्रीज है वो बहुत ही कम है, इसलिए वहां पर एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो ये है पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज z इफेक्टिव। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, यूजुअली हम क्या देखते हैं, कोई भी ट्रेंड लेफ्ट से राइट जाने पर जो वेरिएशन शो करता है, कोई भी प्रॉपर्टी जो वेरिएशन शो करती है, टॉप से बॉटम जाने पर उसका ऑपोजिट हो जाता है। मतलब अगर कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी है जो लेफ्ट से राइट इंक्रीज कर रही है तो टॉप से बॉटम जाने पे डिक्रीज करेगी। यहाँ पे तुम्हें कुछ थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। हमने क्या देखा था, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं वैसे वैसे z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो z इफेक्टिव की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो हमें क्या याद रखना है, लेफ्ट से राइट जाने पर z इफेक्टिव इंक्रीजेस, लेकिन टॉप से बॉटम जाने पर z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट बात करता है एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस की अगर एक जनरल डेफिनेशन लेकर चलें तो एटॉमिक रेडियस होगा डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। इसके अलावा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सारे एटम्स सेम हैं, जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। तो यहाँ पर दोनों जो एटम्स हैं जो कंबाइन हो रहे हैं वो सेम नेचर के हैं। ऐसी कंडीशन में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। अब ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होती है, दो एटम्स रखे तुमने बगल बगल में, उन दोनों के एक के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, दोनों के न्यूक्लियस की आपस में जो डिस्टेंस है दैट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। उसका जब हम हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एटॉमिक रेडियस। जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इसे ही हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या हुआ, दो एटम्स के न्यूक्लियस को कनेक्ट करने वाली लाइन की जो लेंथ है दैट इज बॉन्ड लेंथ। तो हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस, या दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस।
केमिकल बॉन्ड का नेचर जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस के लिए जो हम टर्म्स यूज करते हैं वो चेंज होते जाते हैं। तो केमिकल बॉन्ड के नेचर के बेसिस पे एटॉमिक रेडियस को कितने तरह से क्लासिफाई किया गया है। कोवेलेंट रेडियस फॉर कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक रेडियस फॉर आयनिक बॉन्डिंग, मेटालिक रेडियस फॉर मेटालिक बॉन्डिंग एंड वॉन्डरवॉल रेडियस फॉर वॉन्डरवॉल बॉन्डिंग। तो ये बेसिक जो चार क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड पर। तो एटॉमिक रेडियस हमारे लिए चार तरह के हो गए, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वॉन्डरवॉल्स रेडियस। अभी हमने एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में कि जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगी उसका हाफ होगा हमारा एटॉमिक रेडियस। ये जनरल स्टेटमेंट था। अब जब कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे तो सेम बात आएगी। दो मॉलिक्यूल्स उनके बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मॉलिक्यूल्स कैसे? मॉलिक्यूल्स जो कोवेलेंटली बॉन्डेड हो। तो मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्डिंग कैसी? कोवेलेंट बॉन्डिंग। उस कंडीशन में जो एटॉमिक रेडियस है उसके लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे? कोवेलेंट रेडियस टर्म इस्तेमाल करेंगे। तो एटॉमिक रेडियस और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच का जो रिलेशनशिप था वो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के केस में उसे ही हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। इसके अलावा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, अभी जो बात हुई वो होमो एटॉमिक के केस में थे। हेटेरो एटॉमिक के केस में कैलकुलेट करने पर मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की हाफ वैल्यू निकालने पर जो मेरा थ्योरेटिकल आंसर आएगा उससे वैल्यू मेरी कम होगी एक्सपेरिमेंटल। मतलब ओरिजिनल वैल्यू विल बी लेस देन कैलकुलेटेड वैल्यू। वैल्यू रख के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ करके जो वैल्यू हम निकालेंगे हमारी एक्चुअल कोवेलेंट रेडियाई उससे कम होगी। सो दिस इज अबाउट कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रेडियस है हमारा मेटालिक रेडियस। तो जैसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कोवेलेंट रेडियस होता है वैसे ही मेटालिक रेडियस के केस में इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल एटम्स इज मेटालिक रेडियस। एज अ सम हम देख सकते हैं कि हर बार रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। एक कॉन्सेप्ट एडिशनल क्या है? मेटालिक रेडियस की वैल्यू हमेशा कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होती है। तो एक नया कॉन्सेप्ट क्या देखा हमने? मेटालिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। कहीं भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे किसी भी एक एलिमेंट का नाम देकर, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में पोटेशियम को कंपेयर किया गया है, पोटेशियम का रेडियस कंपेयर किया गया है, दैट मेटालिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट एक्स आर। तो वैल्यू सेलेक्ट करते समय हमें क्या ध्यान रखना है? दैट वैल्यू ऑफ मेटालिक रेडियस विल बी मोर एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट आता है हमारा वॉन्डरवॉल्स रेडियस, या इसे ही हम क्या कहेंगे? कोलिजन रेडियस। अब वॉन्डरवॉल्स के केस में एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है। नया कॉन्सेप्ट क्या है? अभी तक हम क्या देख रहे थे? एटम्स पास पास हैं, उनके बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ किया और रेडियस की वैल्यू आ गई। वॉन्डरवॉल्स के केस में नया कॉन्सेप्ट ये है कि जिन दो मॉलिक्यूल्स के बीच हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स आपस में काफी दूर दूर हैं। दीज आर नॉन नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स अगल बगल नहीं बल्कि कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर हैं। और उन मॉलिक्यूल्स के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हम हाफ करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? वॉन्डरवॉल्स रेडियस। तो हमने जो कंपैरिजन देखा, मेटालिक रेडियस में दो मेटल एटम्स थे, दोनों अगल बगल पास पास थे। कोवेलेंट रेडियस के केस में भी सिमिलर था, एटम्स पास पास थे, उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और उसका हाफ। यहाँ पर वॉन्डरवॉल्स के केस में हम क्या नया चीज देख रहे हैं? वॉन्डरवॉल्स के केस में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लिया गया है वो है बिटवीन टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके एटम्स के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एटम्स। तो सिमिलरली जब हम वैल्यू निकालेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करेंगे, यहाँ भी हमारा आंसर जो आएगा उसकी वैल्यू काफी ग्रेटर आएगी। तो एक फिर से हमें कंपैरिजन मिल गया बिटवीन वॉन्डरवॉल रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस। ये है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ हम देख सकते हैं कि जिन दो एटम्स के बीच के डिस्टेंस कंसीडर गई है वो आपस में कुछ दूरी पर है। तो इस तरह से हमने क्या देखा? जो रिलेशनशिप निकल के आया वो क्या आया? अभी तक हमने देखा था मेटालिक रेडियस की वैल्यू कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा थी। अब जो एडिशनल डिटेल ऐड हो गई है दैट इज
वॉन्डर वॉल रेडियस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, उससे कम होती है मेटालिक रेडियस की वैल्यू, और सबसे कम होती है कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू। तो अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट या किसी भी अननोन एलिमेंट के रेडियस निकालने के लिए आता है, एक ऐसा एमसीक्यू आता है, हमें वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करनी है, हमें सिर्फ एक जनरल आइडिया होना चाहिए दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉन्डर वॉल रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस। तो क्या होगा, हम कैसे याद कर सकते हैं? जब हम ABCD पढ़ते हैं तो सबसे लास्ट में आता है V, यानी कि सबसे ग्रेटर, उससे पहले आता है M, और सबसे पहले आता है C। तो जो सबसे छोटा अल्फाबेट होगा, सबसे छोटा रेडियस होगा, वो सबसे पहले आएगा C, उसके बाद आएगा उससे थोड़ा बड़ा M, मेटालिक रेडियस, और सबसे लास्ट में आएगा सबसे बड़ा रेडियस, वॉन्डर वॉल्स रेडियस। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेडियस फॉर एटॉमिक रेडियाई। नेक्स्ट रेडियाई जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज आयनिक रेडियस। आयंस कब फॉर्म होते हैं? इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी क्रिस्टल ने या किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इट विल अटेन पॉजिटिव चार्ज विच मींस कैटायन फॉर्मेशन, और अगर किसी सिस्टम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इट विल अटेन नेगेटिव चार्ज या एनायन। तो उस तरह से कैटायन भी बन सकता है, एनायन भी बन सकता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन सकता है या नेगेटिवली चार्ज आयन बन सकता है। उनके रेडियस में क्या रिलेशनशिप होगा, क्या वैल्यू इंक्रीज करेगी? मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, मान लेते हैं पोटेशियम है, और एक बार K+ का फॉर्मेशन हुआ और एक बार K- का फॉर्मेशन हुआ, दोनों ही कंडीशन में रेडियस की वैल्यू पर क्या चेंजेस आएंगे, दिस वी विल डिस्कस इन आयनिक रेडियस। अब अगर सिंपली रेडियस को हम ऐसे समझें कि अगर हमारे पास कम सामान होगा तो उसे रखने के लिए हमारे छोटे बॉक्स में भी काम चल जाएगा, और अगर हमारे पास ज्यादा सामान होगा तो हमें थोड़ा सा बड़ा बॉक्स चाहिए होगा। ये तो एक बेसिक सी समझ है, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। बस यही कॉन्सेप्ट डालना है हमें आयनिक रेडियस के केस में। अगर आपके पोटेशियम, जिसका अभी मैंने एग्जांपल डिस्कस किया, अगर आपके पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, और अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो रेडियस छोटा हो जाएगा, एक छोटे से बॉक्स में उतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका एलिमेंट, आपका पोटेशियम, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, और जब उसका सामान बढ़ गया तो हमें ज्यादा स्पेस चाहिए, उसका आयनिक रेडियस बढ़ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, इसी से हम आयनिक रेडियस को इजीली समझ सकते हैं, इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम पेरेंट एटम को सेंटर में रखें, जो नॉन चार्ज्ड एटम है हमारा, उसे हम सेंटर में रखें, तो हम क्या कंपेयर कर सकते हैं? कैटायन का रेडियस कम होगा, कैटायन का साइज छोटा होगा, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए गए हैं। जबकि एनायन का साइज, एनायन का रेडियस बड़ा होगा, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिए गए हैं। सो दिस इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कैटायन and the radius of anion, which as a whole can be studied under ionic radius. इस स्लाइड में एज अ होल हम कंपेयर करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, मतलब कैटायन सॉरी अनायन का चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। तो कौन कौन से 3 पैरामीटर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ शेल्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। इनवर्स रिलेशन अगर देखें तो क्या क्या है? अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ने के साथ एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ एटॉमिक रेडियस कम होगा। तो ये तो बेसिक हो गया। इसके अलावा 2 एडिशनल पॉइंट्स कौन से हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस की वैल्यू कम होती चली जाएगी। जब हम जेड इफेक्टिव का ट्रेंड देख रहे थे तब भी हमने ये चीज पढ़ी थी। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस की वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस कम होगा। ये एक डिफरेंट पॉइंट है, एक्सक्लूसिव पॉइंट है हमारे लिए, नया पॉइंट है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस कम होगा। तो डायरेक्ट रिलेशन में कौन कौन से पैरामीटर्स देखे हमने? नंबर ऑफ शेल्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। और इनवर्स रिलेशन में कौन कौन से पैरामीटर्स आ गए?
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड बॉन्ड ऑर्डर, जिसमें से बॉन्ड ऑर्डर हमारे लिए बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। अब बात करेंगे पीरियोडिसिटी की। पीरियोडिसिटी मतलब पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस का। जैसे अभी हमने जेड इफेक्टिव का ट्रेंड देखा था, अब हम यहाँ बात करेंगे एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड की। तो क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है? पीरियड में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस की वैल्यू कम होती चली जाएगी। और हम ज्यादातर प्रॉपर्टीज में एक कॉमन फीचर नोटिस करते हैं, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर हमें जो ट्रेंड दिखता है उसका जस्ट ऑपोजिट ट्रेंड टॉप टू बॉटम जाने पर दिखता है। तो हम इसमें से कुछ भी याद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा इजी है हमारे लिए ये बात याद रखना कि अगर हम टॉप से बॉटम ट्रेवल करते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। मैजिक नंबर में हमने सीख लिया था, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे 8 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे हमें उन्हें एडजस्ट करने के लिए ज्यादा बड़े साइज की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे लिए इजी कॉन्सेप्ट है समझना कि अगर हम टॉप से बॉटम ट्रेवल करते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, और इसी का ऑपोजिट जब हम लेफ्ट से राइट ट्रेवल करेंगे तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो ये है हमारा पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड देखा हमने, अब हम इसके एक्सेप्शंस देखेंगे। इसके दो एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जब हम लैंथेनाइड सीरीज में ट्रैवल करते हैं तो वहां हम देखते हैं साइज का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। जो एक टेबल, जो एक डायग्राम नीचे अटैच है, वहां हम जब देखेंगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है बहुत, जर्कोनियम एंड हॉफनियम इनके रेडियस सिमिलर होते हैं, क्यों? ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड सीरीज में यट्रियम और लैंथेनम, साथ में जिरकोनियम और हॉफनियम, इन पेयर्स के रेडियाई सिमिलर होते हैं ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। और नेक्स्ट एक्सेप्शन है हमारा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन हमें ट्रांजिशन सीरीज में देखने को मिलेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनाइड सीरीज में देखने को मिला दैट इज टर्म्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एंड कॉन्ट्रैक्शन सीन इन ट्रांजिशन इज कॉल्ड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। जिसकी वजह से इंपैक्ट क्या होता है, गैलियम और एल्यूमिनियम इनके एटॉमिक साइज सेम होते हैं। जबकि अगर आप ग्रुप स्टडी करो तो आप क्या देखोगे, बेरियम, गैलियम, बेरियम, एल्यूमिनियम एंड गैलियम। तो एल्यूमिनियम ऊपर है, गैलियम नीचे है। गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, एल्यूमिनियम और गैलियम इनके साइज बराबर होते हैं ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो नेम टू एक्सेप्शंस ऑफ पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट विल बी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकेंड विल बी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो आज की वीडियो में हमने कवर किए दो मेजर टॉपिक्स, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और साथ में एटॉमिक रेडियस। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में हमने देखा स्क्रीनिंग कांस्टेंट, कैसे स्क्रीनिंग होती है, कैसे न्यूक्लियर चार्ज में चेंज आ जाता है। और एटॉमिक रेडियस में हमने बात की कोवेलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई और वॉन्डरवॉल रेडियाई की। साथ में देखा एटॉमिक रेडियाई कैसा ट्रेंड फॉलो करता है इन पीरियोडिक टेबल। कमिंग वीडियो में हम दूसरी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे दैट विल बी ionization potential. Thank you and happy learning.